हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कभी भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, इसके बिना प्रोग्राम नहीं लिखते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग करते ही करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। शायद देखते हैं कितना टाइम लगता है, एक दो लेक्चर जो भी है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक कहीं कहीं बीच बीच में मैंने डिस्कस भी किया है। एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है, ठीक है, और एक्सेप्शन क्या होता है। पहले तो ये बताओ एक्सेप्शन क्या होता है। देखो, एक तरीके मैं बता रहा हूँ कि एक्सेप्शन एक्चुअली, जैसे कि मान लो आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, आप किसी रास्ते से जा रहे हो, वहां पे क्या हुआ, मान लो किसी रोड से जा रहे थे, हाईवे से, बीच में बहुत बड़ी गड्ढा मिल गया, खाई मिल गई, ठीक है, आप उसमें जाके गिर पड़े, आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है, या वहां तक गए, वहां से फिर आपको वापस आ गए, ठीक है, वापस, हाँ वापस आ गए। वापस क्या मतलब, वहां पे जाके गिर गए, कोई ऑप्शन नहीं बचा आगे। जो आगे का जो आपका रास्ता तय करना था, उस पे आप नहीं जा सके, कोई भी रास्ता नहीं मिला, मान लो, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, या फिर गाड़ी आपकी कोई पंचर हो गई, ठीक है, बीच में गाड़ी आपकी टायर जो है, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, आप वहीं पे, एक तरह की एक्सेप्शनल केस है ना। आपने मोस्टली भी लोग बोलते यार ये तो एक्सेप्शनल केस था, ऐसा होता नहीं मोस्टली, बट ये क्या करूँ, हो गया था। पहले से आपने कुछ नहीं चेक किया। मान लो अगर आप पहले से ही घर से निकले होते और वहाँ पे गाड़ी का टायर चेक कर लिए होते कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा प्रॉपर नया है, कितने टाइम हो गए, कितने अब कितना चलेगा आगे चल के, ठीक है, उसमें हवा कितनी है, प्रेशर कितना है, तो चेक करके चले होगे तो एक्सेप्शन ये केस नहीं आता। नहीं बोलते, जो एक्सेप्शनल केस बोल रहे हो ना, वो एक्सेप्शनल केस वो नहीं आता ना। तो कहने को एक्सेप्शनल केस ही होता है ये एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब आपको पता नहीं होता उसके बारे में कि ऐसा हो भी सकता है, बट वो हो जाता है, ठीक है, वही तो एक्सेप्शन है ना। अगर पता हो फिर आपको, और फिर भी हो जाए, ठीक है, तो फिर वो एक्सेप्शनल केस नहीं होगा ना। तो कहने का मतलब अनवांटेड, ठीक है, जिस रास्ते से आप जा रहे हो, अनवांटेड इवेंट कोई ऐसा हो जाता है जिसके थ्रू आप नॉर्मली जो है उस रास्ते, उस फ्लो को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो यही हमारा क्या है, एक एक्सेप्शन अकर हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हमारा अकर हो गया। अब एक्सेप्शन को हैंडलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसकी देखो प्रॉपर डेफिनेशन बता देते हैं। हाँ, तो वही है, मतलब अगर कोई अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट अकर हो जाता है, ठीक है। अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड वही है कि आपको जिसके बारे में पता नहीं था, अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड जो है इवेंट अकर हो जाता है, जो कि डिस्टर्ब करता है आपके नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। अभी प्रोग्राम की बात करें ना, तो नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम की बेसिस पे अगर हम कहें तो अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट डिस्टर्ब नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। मैं आप अगर रास्ते से कहीं जा रहे हो, तो आपका भी नॉर्मल जो फ्लो था चलने का, फ्लो ऑफ द जो ट्रैवल, ये भी कह सकते हो, ठीक है। अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट अकर्स, ठीक है, अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट अकर्स दैट डिस्टर्ब नॉर्मल ट्रेवल, ठीक है, ऑफ द पाथ, ठीक है, या नॉर्मल फ्लो ऑफ द, नॉर्मल फ्लो ऑफ द ट्रेवल, कुछ भी कह सकते हो। मतलब जो आप रास्ते से जा रहे थे और उससे क्या होगा, आपका रास्ता जो डिस्टर्ब हो गया। अब उसको हैंडल कैसे करोगे। मान लो आपने रास्ते से जा रहे थे, आपने क्या किया कि टायर पंचर हो गया, अब उसको तो तुम सुधार नहीं सकते हो, ठीक है, पंचर हो गया तो हो गया। आपने क्या किया, स्टपनी को लगा करके आगे चले गए, ठीक है। तो कोई अल्टरनेट ढूंढा, ठीक है, अल्टरनेट तरीका ढूंढा। उस जो आपके साथ एक्सेप्शन केस हुआ है उसको तो आप दोबारा से सही नहीं कर सकते हो, बट हाँ उसका एक अल्टरनेट ढूंढ सकते हो जिसके थ्रू आप चले जाओ। मान लो एग्जाम्पल में, आप रास्ते से जा रहे तो वहां पे मिल गई खाई, वहां पे गए आप गिर, ठीक है। वो रास्ते में सीधे जो जा रहे थे वो तो रास्ता नहीं, आपको अब नहीं जा सकते हो, बट नीचे से आपको एक दूसरा रास्ता मिल गया, वहां से जाकर के फिर उसी रास्ते पे पहुंच गए। जहां पे आप खाई से बराबर सीधे जा रहे थे, ऐसे
आप ऐसे नीचे गिरे, ठीक है, आपको तो यहाँ जाना था, तो नीचे कोई मिल गई, कोई रास्ता मिल गया, वहां से चढ़ के आप फिर वहां पे चले गए, ठीक है। तो अल्टरनेट आपने क्या दिया, एक्सेप्शन को एक्चुअली हैंडल नहीं करते हैं, मेंटेनेंस नहीं करते, मतलब हैंडल करने के लिए हम उसको मेंटेनेंस नहीं करते हैं। जो आपका टायर पंचर हुआ उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, बट आपने कोई अल्टरनेट ढूंढा, आपके पास चपनी थी, उसको लगाया और चले गए, ठीक है। तो मतलब एक्सेप्शन का कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, आपको अल्टरनेट पाथ देना होता है जिससे कि आपका नॉर्मल फ्लो चलता रहे, ठीक है। ये एक तरीका है। अब अब हम क्या, कौन सा पॉइंट बात करने वाले हैं? देखो, दो चीजें होती हैं, एक एक्सेप्शन होता है और एक एरर होता है, ठीक है। एरर भी होता है और एक्सेप्शन भी होता है। जो एक्सेप्शन होता है, एक्चुअली एक चीज मैं और बताऊं, एक्सेप्शन जो है हमेशा क्या होता है, रन टाइम में आता है, ठीक है। कंपाइल टाइम में कभी नहीं आता है। मतलब जो एक्सेप्शन होता अगर होता है, वो प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है उस समय अगर होता है। प्रोग्राम को कंपाइल टाइम में जब समय हम कोड लिख रहे होते हैं उस समय कोई एक्सेप्शन अगर नहीं होता है, ठीक है। एक चीज होती है एरर बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं, एक एरर बोलते हैं, ठीक है। तो एरर क्या होता है एक्चुअली, ये आपके प्रोग्राम की वजह से नहीं होता है, ये आप सिस्टम के रिसोर्सेज, लैक ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, सिस्टम के रिसोर्सेज की कमी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई। मान लो आपकी मेमोरी फुल हो गई, हो सकता है आपने प्रोग्राम ही ऐसा लिख दिया हो, ठीक है, जिसने मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम कर ली। लेकिन वो प्रॉब्लम हुआ किस वजह से एक्चुअली, वो सिस्टम की रिसोर्सेज की वजह से हुआ, सिस्टम का रिसोर्स उतना इनफ नहीं था, ठीक है। तो उसे हम एरर कहते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली एक्सेप्शन को तो हम हैंडल कर सकते हैं, मतलब एक्सेप्शन का आप अल्टरनेट पार्ट दे सकते हो जिससे कि आपका नॉर्मल फ्लो चलता रहे, जैसे आप जाना वैसे जा सको। लेकिन अगर एरर अगर हो जाता है तो उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, फिर आपको पता करना पड़ेगा क्या रीजन है, मेमोरी लीक प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है, फिर उसमें रिसोर्सेज सेट करो या स्टॉप करके सिस्टम को, आप डाउन हो चुका है आपका एप्लीकेशन, तो आपको वो रिसर्च करना पड़ेगा, इशू ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद में अगर कोई एक्चुअल में रियली कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं था और अगर सब कुछ सही था, कोई मेमोरी लीक प्रॉब्लम नहीं थी, और रिसोर्सेज यूजर मान लो किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा आ गए, एप्लीकेशन उतना आपका बना नहीं था उस यूजर बेस को हैंडल करने के लिए, एकदम से 50 लाख 50 करोड़ यूजर आपके एप्लीकेशन पे आ गए, ठीक है, तो आपका सिस्टम तो बैठ जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, फिर हम क्या होता है कि आपने पहले से प्लानिंग नहीं की है उस हिसाब से, रिसोर्सेज को ऐड करने के, डायनेमिक रिसोर्स को ऐड करने का कोई प्लानिंग नहीं की थी, तो आप बाद में क्या करोगे, सिस्टम में रिसोर्सेज ऐड करोगे, फिर एप्लीकेशन को अप करोगे, तो स्टाफ सर्वर मतलब आपका डाउन हो जाता है कंप्लीटली, ठीक है। ये होता है यार एरर का प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद में और क्या बताना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अच्छा, हाँ, अब हम चलते हैं मेन फ्लो पे, ठीक है। कि अगर जो एक्सेप्शन हमारा है, मान लो कि, एक तो मैं एक चीज बताता हूँ, अगर हमारी एक्सेप्शन अगर होता है, मान लो कोई आपने कोड, बहुत सारा कोड लिखा, तो एक्सेप्शन अगर हो गया कहीं पे, ठीक है, तो आप वो फिर कैसे, मतलब एक्सेप्शन जो अगर होता है, इसकी उसमें किस तरीके से, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हमारा कोड चलता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था, जेवीएम जब मैं बता रहा था, हाँ, जेवीएम हीप हीप मेमोरी बता रहा था, उस समय मैंने बताया कि क्या करता है जब मेथड कॉलिंग होती है, एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि ये हमारा मेन मेथड था, ठीक है, ये मेन मेथड था, यहाँ से प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करता है, मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग जो हमारी होती है यहाँ से होती है। इस मेन मेथड में एक स्टेटमेंट था, दूसरा स्टेटमेंट था, यहाँ पे कोई मेथड m1 कॉल हुआ था, एक्स, मान लो c डॉट m1 कॉल हुआ था, ठीक है, m1। अब c क्या है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट था, तो मान लो ये कोई अदर क्लास होगी इधर, यहाँ पे m1 मेथड होगा, इसको इसने कॉल किया, ठीक है, इसको, ठीक है, m1 मेथड को इसने कॉल किया, ये m1 मेथड की बॉडी है, इस मेथड ने के अंदर से m2 मेथड कॉल हुआ है, ठीक है, यहाँ से m2 मेथड कॉल हुआ है, ये कहीं पे भी m2 मेथड हो सकता है बना हो ऐसे करके, ठीक है, ये, तो ये m2 मेथड को कॉल किया, इसने m1 मेथड को कॉल किया, ठीक है। इसके नीचे भी बहुत सारी लाइनिंग होगी, इसके नीचे भी बहुत सारी लाइनिंग होगी, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम इस लाइन से स्टार्ट करेगा, मान लो एक और लाइन थी, और लाइन थी यहाँ, यहाँ इस लाइन से रन करना स्टार्ट हुआ, तो है ना, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया एग्जीक्यूशन, फिर रन टाइम एग्जीक्यूशन चल रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूशन, रन टाइम एग्जीक्यूशन आया, फिर यहाँ से
फिर ये M1 मेथड पे कॉल पे गया, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन करने गया तो इसके नीचे मान लो और भी एक दो लाइनें थी, नॉर्मल लाइन थी, कैलकुलेशन था a प्लस बी वाई एक्स वाई जेड ऐसे करके, फिर ये M2 मेथड को कॉल किया। तो ये जब चलता है तो मैंने बताया था ना, ये क्या करता है, एक स्टैक को मेंटेन करता है, ठीक है। तो जब पहले इसने M1 मेथड को कॉल किया होगा तो M1 मेथड की एंट्री यहाँ पे चली गई होगी, ठीक है। फिर बाद में इसने इस M1 मेथड के अंदर आया नीचे, फिर ये M2 मेथड को कॉल किया होगा तो M2 मेथड की एंट्री यहाँ पे चली गई होगी, ठीक है। इसके बाद में इसने M3 मेथड को कॉल किया होगा, M2 नहीं M2 ही है, ठीक है। मान लो M2 के अंदर एक और मेथड M3 कॉल हुआ है, ठीक, इसने कहीं से कॉल किया है, मान लो M3 इधर है, सॉरी यार इसको मैं ऊपर बना देता हूँ नीचे नहीं, मान लो M3 इधर है, ठीक है, M3 मेथड इधर है, इसकी बॉडी है, ठीक, इसके अंदर कुछ लाइनिंग है ऐसा करके, ठीक, वहां पे तो दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे इसने M2 को कॉल किया, M2 पे गया, M2 के बाद में ये M3 पे चला गया, ठीक है, तो ये M3 पे चला गया, ये हमारे स्टैक में ऐड हो गया। M3 के अंदर मान लो कुछ आपने कोड ऐसा लिख दिया, गंदा कोड लिख दिया कि मान लो x बराबर 0 है और यहाँ पे लिख दिया y बराबर x/2 कर दिया, ठीक है, ऐसे करके। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ स्लाइड, अब सही रहेगा, ठीक। आपने क्या कर दिया, x में क्या डाल दिया, 0 इंट है मान लो, ठीक। इसको मैं सही लिखने के लिए रिमूव करता हूँ एक बार, ठीक। मान लो यहाँ पे इंट x, यार ये भी ठीक है, x बराबर मान लो ऐसा कर, x बराबर मान लो 0 था और y बराबर आपने क्या कर दिया, x/2 कर दिया, ठीक, ऐसे करके। तो 0/2 कुछ भी करोगे तो ये क्या होगा, एरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेप्शन अकर हो गई, इस लाइन पे एक्सेप्शन अकर, ठीक है। अब ये चेक करेगा क्या आपने एक्सेप्शन को हैंडल कर रखा था या नहीं कर रखा था, ठीक है। मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूँ एक्सेप्शन को, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए क्या होता है कि जो भी आपको कोड ऐसा लगे, रिस्की कोड लगे कि यार ऐसा हो सकता है बाई चांस, ये मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कोड फट सकता है कभी कभी, ठीक है, तो उस कोड के उस ब्लॉक ऑफ कोड को ट्राई के अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा कोड है, मान लो x बराबर 0, आपको पता है y बराबर x/10 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक्सेप्शन अकर हो सकता है, आपको पता है कि यहाँ एक्सेप्शन आ सकती है। तो इतने लाइन ब्लॉक ऑफ कोड को आप ट्राई के ब्लॉक के अंदर ट्राई करो, लिखो और फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस बंद। ये जावा में मोस्टली बॉडी बनाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, आपको अब तक तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। ये इसके अंदर डालो, इसके बाद इसके साथ में एक चीज और डालनी पड़ेगी, कैच, ठीक है। कैच में डालोगे एक्सेप्शन का नाम, कोई भी ये ऐसे अभी हम बताऊंगा धीरे धीरे करके, ये एक्सेप्शन का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी भी बॉडी दे दो यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ मैसेज दे दो प्रिंट करके, कुछ भी लिख दो प्रिंट, और ये ई वेरिएबल है यहाँ पे ऐसे प्रिंट करा दो, ठीक। ये अभी समझ लो। तो मैं बताने का जो चाह रहा था फिर वहीं पे चलते हैं। मान लो यहाँ पे एक्सेप्शन अकर हुई, तो अब कैसे मतलब वर्क कैसे करता है, अगर मान लो इसने कोई हैंडलिंग नहीं कर रखी है, एक्सेप्शन का हैंडलिंग नहीं कर सकती है, तो एक्सेप्शन का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। जेवीएम के पास जाएगा, जेवीएम देखे, फिर यहाँ से जेवीएम चेक करेगा, अच्छा यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग हुई है कि नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या करेगा, तुरंत इससे बाहर आएगा। इसके नीचे कुछ भी अगर मान लो इसके नीचे एक दो लाइनें और थी ऐसे करके, तो इसके नीचे कुछ भी एग्जीक्यूशन वो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आपने एक्सेप्शन हैंडल नहीं की थी। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल फ्लो आपका चलेगा ही नहीं। जहाँ पे आप जा रहे थे, अगर वहाँ से टायर पंचर हो गया, आपके पास स्टेपनी नहीं है, तो इसका मतलब है तो वहाँ से काम खत्म, बाइक के पीछे आ जाओ, आगे तो जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। वहाँ से पीछे भागना शुरू हो, पीछे चलना शुरू हो। कैसे, अब हो सकता है पीछे आपको कोई शॉप मिल जाए जहाँ पे सुधार सको उसको, ठीक है, कहीं पंचर बनवा सको गाड़ी का, यही तो करोगे ना। हो सकता है आगे तुम्हें बहुत ज़्यादा कोई क्या कहते हैं रेत, बहुत ज़्यादा मतलब कोई जंगल मिल जाता है, आगे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।
आगे कहीं दुकान ही नहीं है, आपको नजर कसवई ही नहीं है 100 किलोमीटर तक, तो आप पीछे जाओगे, हो सकता है कि पीछे कहीं दुकान मिल जाए जिससे कि हम उसको क्या कहते हैं टायर का पंचर छुड़वा सकें। ठीक है, तो वही तरीका है कि अगर यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे जाएगा ही नहीं क्योंकि आपने एक्सेप्शन को हैंडल ही नहीं कर रखा था। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पीछे बैक होगा, यहाँ पे जब बैक होगा तो इसकी एंट्री रिमूव हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, स्टैक से एंट्री रिमूव हो जाएगी, तो ये नीचे आएगा, इसके इस मेथड के कॉल पे आएगा, इसके नीचे आएगा। देखिएगा क्या ये मेथड ट्राई कैच के अंदर था, मतलब इस मेथड ने एक्सेप्शन को हैंडल कर रखा था। अगर इसने भी नहीं हैंडल, अगर हैंडल करना होता तो ये ट्राई ब्लॉक के अंदर रखता, बट इसने ट्राई ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा इसको, जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, इसका मतलब इसने भी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया हुआ है। ठीक, अब आते हैं फिर ये यहाँ से थर्ड वाले जो मेथड कॉल हुआ था इसको, हाँ थर्ड वाला तो यहाँ मेथड था ही, थर्ड वाला था ये, फिर M2 आएगा, तो M2 वाले मेथड को यहाँ से रिमूव कर देगा क्योंकि M2 ने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया था। वापस आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, M1 मेथड के अंदर आ जाएगा। इसके लाइन के नीचे देखेगा, इसने भी कोई एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया हुआ है, तो फिर M1 मेथड को भी रिमूव कर देगा। यहाँ पे एक और होगा, यहाँ पे मेन मेथड। ठीक है, ठीक है ये ठीक, अब यहाँ पे मेन मेथड के अंदर आ जाएगा, इसने भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया था, फ्लो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब नीचे की लाइनें कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, कोई भी। अब यहाँ पे M1 के पास यहाँ पे आ जाएगा मेन मेथड के अंदर, यहाँ से M1 मेथड कॉल हुआ था। ठीक है, ये देखेगा कि यहाँ पे आपने कहीं ट्राई कैच ऐसे लगाया हुआ है कि नहीं, ट्राई ऐसे ब्लॉक, अगर M1 को ऐसे करके लिख रखा होता तो फिर हैंडल हो गया होता। ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे आपने ऐसा लिखा नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ भी आपने लिखा नहीं था, तो क्या करेगा यहाँ पे, अच्छा एक्सेप्शन कोई भी हैंडल नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, यहाँ से भी बाहर निकल जाएगा, मेन से बाहर चले जाएगा, फिर वो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर होता है वो हैंडल करेगा। ठीक है, मतलब जावा में ही लिखा होगा, जिस जो मेन मेथड जहाँ से कॉल होता है वहाँ पे लिखा होगा कि एक्सेप्शन कोई अगर नहीं हैंडल कर रहा है तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल करेगा। तो जब डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है तो वहाँ पे सिंपली जो है क्या कहते हैं, एक्सेप्शन का नाम उसका ट्रैश के साथ में प्रिंट हो जाता है। देखो एक्सेप्शन कैसे प्रिंट होती है, ट्रैश कैसे, मान लो ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे डिफॉल्ट हैंडलर है वो हैंडल करेगा, और उसके बाद में स्टैक ट्रेस जो भी है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसके बाद में अगर मान लो इसने ट्राई कैच लगा रखा था, ठीक है, इसने जो भी कोड लिखा था वो ट्राई ब्लॉक के अंदर था, M1 मेथड, और यहाँ पे कैच भी लिख रखा था। ठीक है, यहाँ पे कैच भी लिख रखा था, एक्सेप्शन ई, यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम होगा और ऐसे करके वेरिएबल का नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे इसने हैंडल कर रखा था और सिस आउट कर रखा था। ठीक है, ई को प्रिंट कर रखा था। ठीक, तो देखो इसने क्या किया, यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ पे उसने देखा अच्छा एक्सेप्शन यहाँ पे कैच लगा था, और ई हमारा जो है वेरिएबल को प्रिंट कराया। प्रिंट कराने के देखो जब भी एक्सेप्शन को प्रिंट कराना है तो एक्सेप्शन को कई तरीके से प्रिंट, या आप डायरेक्टली ई को भी डालेंगे तब भी एक्सेप्शन प्रिंट होगा, या आप हाँ यहीं लिख देते हैं कोई नहीं, या आप एक्सेप्शन को अगर प्रिंट कराना है ई डॉट गेट मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, मैसेज भी मिल जाएगा। ठीक है, गेट मैसेज भी कर सकते हो, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस भी कर सकते हो, प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये भी मेथड कॉल कर सकते हो एक्सेप्शन को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, या फिर आप ई डॉट टू स्ट्रिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके तो कई तरीके से मैसेज को, या फिर डायरेक्टली आप ई को ही प्रिंट करा दो तो भी एक्सेप्शन प्रॉपर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब जो स्टैक ट्रेस बनता है, अब देखो यहाँ पे ये आपने प्रिंट किया है, जो स्टैक ट्रेस बनता है ये भी नोट कर लेना कि एक्सेप्शन को कैसे कैसे हम प्रिंट कराते हैं। ठीक है, मोस्टली हम लोग ई डायरेक्टली प्रिंट करा दो पूरा प्रिंट करता है। ठीक है, प्रॉपर स्टैक ट्रेस के साथ में, और ज़्यादा स्टैक प्रॉपर और ज़्यादा चाहिए तो आप प्रिंट ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस भी कॉल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पे यहाँ पे ई मान लो कैसे प्रिंट करता है, एक्सेप्शन का नाम होगा। ठीक है, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन नेम
नेम होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन से, अब यहाँ पे पूरा स्टैक ट्रेस प्रिंट करना होगा उसको। कैसे, इसको तो पता है कि सबसे पहले एक्सेप्शन कहाँ पे आकर हुई है, किस पॉइंट पे आकर हुई थी। एक्सेप्शन प्रिंट हुई थी M2 के अंदर, ठीक है। तो उसका नाम भी आएगा M2 M3 के अंदर, सॉरी। तो क्लास का नाम होगा, ठीक है, किस क्लास में एक्सेप्शन अकर हुई थी। तो एक्सेप्शन का यहाँ पे मैं पूरा लिखूंगा नहीं, देखो एक्सेप्शन, ये तो एक्सेप्शन का नाम हो गया कि कौन सी एक्सेप्शन आई है, एक्सेप्शन के बारे में, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। फिर उसका क्लास वो देगा कि किस क्लास में वो एक्सेप्शन अकर हुई थी, तो उस क्लास की इंफॉर्मेशन आएगी, मान लो M3 में अकर हुई थी, ठीक है। तो M3 मेथड का नाम भी बताएगा और क्लास का नाम भी बताएगा। फिर वहां से चूंकि हैंडल नहीं हुआ था, फिर बाद में वो बैक ट्रैक हुआ था, वहां से बैक ट्रैक हुआ था M2 पे। तो फिर दूसरी क्लास जो होगी, कहीं पे भी M2 अगर बना है, उस क्लास का नाम M2 मेथड की इसके अंदर ऐसे करके वो भी प्रिंट करेगा कि यहाँ पे इस मेथड, इस क्लास के अंदर इस मेथड को कॉल करने पे बग आया था। फिर पीछे आएगा, फिर देखेगा कि M1 के अंदर, यहाँ पे फिर M1 के बारे में प्रिंट करेगा कि M1 के बारे में ऐसा हो सकता है। लाइन नंबर भी प्रिंट करता है, ठीक है, किस लाइन पे बग आया था। वहां पे मान लो 120 पे बग आया था, ठीक है, और ये मेथड किस लाइन पे बना है, 135 पे बना है मान लो, ठीक है, और ये मेथड कहीं पे बना है मान लो 20 लाइन पे बना है, ठीक है। इस तरीके से M1 हमारा, मान लो एग्जाम्पल में कि 20th लाइन पे बना था M1, तो यहाँ पे 20 लाइन नंबर पे प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर जब यहाँ से यहाँ पे भी एक अगर एक्सेप्शन नहीं हैंडल हुई होगी, तो फिर डिफॉल्ट JVM की जो कुछ क्लासेस होंगे वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, जो जावा की लाइब्रेरीज होंगी वो प्रिंट कर देगा यहाँ पे, जहाँ से ये कॉल हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद में खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रिंट करता है, पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रैश में मिल जाती है आपको, ठीक है। और ये तुम्हारा जो मेन यहाँ से सारा एम्प्टी हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन था पूरा फ्लो, ठीक। एक्सेप्शन कैसे बैक ट्रैक होती है, और अगर एक्सेप्शन को हैंडल कर रखा है, मान लो इसी में ही, ठीक है, अगर एक्सेप्शन को आपने यहाँ पे हैंडल कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे अगर हैंडल कर रखा है, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक M2 M3 बताएगा और M2 का बताएगा, और ये M1 मेथड कॉल हुआ तो M1 को बताएगा, यहीं पे M1 मेथड है ना, और M1 में तो बताएगा नहीं, M2 तक बताएगा ना, M2 मेथड वहां पे एक्सेप्शन थ्रो हुआ था और इसने हैंडल कर लिया। यानी कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ई जब प्रिंट कराओगे ना, तो आपको यहाँ तक की मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जब आप ई प्रिंट कराओगे तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, नीचे का प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वहां पे फ्लो तो ब्रेक हुआ ही नहीं है ना। फ्लो जो ब्रेक हुआ था वो M2 के अंदर ब्रेक हुआ, तो वहां से थ्रो हुआ, तब यहाँ पे आया और यहाँ पे तो हैंडल हो गया, प्रॉपर नॉर्मल फ्लो चल जाएगा यहाँ पे, अगर आपने हैंडल किया है तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक्सेप्शन वर्क करता है, ठीक है। और देखते हैं पॉइंट क्या क्या नोटेड पॉइंट है हमारे। अब हम आते हैं रन टाइम एक्सेप्ट, अच्छा देखो ये सारा कुछ बता दिया मैंने। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन की हायरार्की क्या होती है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन के बहुत तरीके के अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके की हायरार्की होती है, जैसे कि हम जावा में कोई क्लास लिखते हैं, तो हर क्लास जो है किसी क्लास से, ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंड करती है, ठीक है, बताता है ना। तो अब यहाँ पे इसी प्रकार की कैसी हायरार्की होती है, तो सबसे पेरेंट जो होता है, पेरेंट एक्सेप्शन होती है, मतलब एक्सेप्शन को भी कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है एक्चुअली, ठीक है। सबसे पहला टॉप पे जो आता है, जो सबसे कह सकते हैं नॉर्मल, ऐसे कह सकते हैं कि मान लो जो किसी सबका बाप है, ठीक है, सभी एक्सेप्शंस का बाप है, मतलब सभी का वो पेरेंट है ना, सभी का पेरेंट, सभी एक्सेप्शंस का जो पेरेंट है वो है थ्रोवेल। तो थ्रोवेल जो हमारा क्लास होता है यहाँ पे RO, थ्रो एबल, ठीक है। क्या ई बना है कि नहीं है, हाँ यही है। तो ये थ्रोवेल है। आपको क्लियर अगर नहीं हो रहा तो मैं बताओ, दोबारा लिख दूं, आई थिंक मुझे भी लगता है लिखना चाहिए यहाँ पे दोबारा, ठीक है। ये BLE है, सॉरी फिर से एल छोटा हो गया, BLE, ठीक है। ये जो हमारा क्लास है, ये जो क्लास है, ये सबसे पेरेंट है, ठीक है, सबसे सभी का पेरेंट है, ठीक है। अब इसका चाइल्ड जो है वो है एक्सेप्शन क्लास, ठीक है।
यानी कि अगर कोई एक्सेप्शन को होल्ड कर सकता है वो थ्रोवेल क्लास है, ठीक है। तो इसका जो चाइल्ड होता है वो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन, ठीक है। और हमें बताया दो होता है, एक्सेप्शन भी होता है और एक एरर भी होती है, ठीक है, एरर होता है, ठीक है। इसके बाद में ये जो होता है एक्सेप्शन, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, पूरा तो मैं आपके मेरे पास जो चार्ट बना वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। बट मैं थोड़ा समझाना चाह रहा था, उसके लिए मैं नोट कर रहा हूँ हल्का, पूरा में तो नहीं, वैसे भी नहीं लिख पाएंगे, बहुत टाइम पूरा भर जाएगा ये। तो इसके बाद में हमारा क्या आता है, यहाँ पे एक्सेप्शन के जस्ट डायरेक्ट कुछ क्लासेस होती हैं एक्सेप्शन की, और इसके नीचे होती हैं कुछ एक्सेप्शन, वो अलग कैटेगरी में आती है, रन टाइम, रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। ये अलग कैटेगरी में, यहाँ पे कुछ आईओ एक्सेप्शंस आती है, ठीक, आईओ पैकेज के अंदर, आईओ पैकेज, सॉरी डॉट तो नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आईओ पैकेज है डायरेक्टली, तो यहाँ पे कुछ आईओ पैकेज आता है, आई ओ, ठीक है। आईओ पैकेज क्या आता है, इसके अंदर एक्चुअली फाइल हम हैंडलिंग करते हैं, सर्वलेट एक्सेप्शन होती है, जैसे कि हमारा कुछ ऐसी ही होती है, जैसे कि फाइल रीड कर रहे हैं ना, फाइल रीडर हो गया, फाइल राइटर हो गया, बफर रीडर हो गया, बफर राइटर हो गया, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम हो गया, इनपुट स्ट्रीम रीडर हो गया, है ना, इनपुट स्ट्रीम राइटर हो गया, ठीक है। आउटपुट स्ट्रीम हो गया, आउटपुट स्ट्रीम राइटर हो गया, ठीक है। तो ये से बहुत सारी फाइल से रिलेटेड, फाइल को रीड करने के राइट करने से रिलेटेड आईओ पैकेज के अंदर सारे चीजें, सारा क्लासेस होती है। तो उसमें अगर कोई एक्सेप्शन आती है, वो अगर क्लासेस आप यूज कर रहे हो फाइल को रीड करने राइट करने से रिलेटेड, वो डायरेक्ट एक्सेप्शन के नीचे आती है, ठीक है। कुछ नाम भी बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन कह सकते हैं, ठीक है, आईओ एक्सेप्शन, ठीक। ये तो एक ये कैटेगरी होगी रन टाइम, रन टाइम के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हो गया। ईरर में हम आ जाते हैं, ईरर में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, ये ऐसे ब्रांचेज होती हैं। लेकिन मैं जो बताना, ये ड्रा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहूँ, वो तो मैं बाद में दिखा दूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें और हैं अभी जो मुझे बतानी है, ठीक है। अब ये हमारा एक तरीके का स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअली जो हमारी एक्सेप्शंस हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक चेक्ड एक्सेप्शन, एक अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको ड्रा किया कि इसको हम प्रॉपर्ली बता सकें कि चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, ठीक है। तो जो चेक्ड एक्सेप्शन होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, मतलब फ्रेशर को तो पूछा ही जाता है, मोस्टली हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है कि एक्चुअली जो कंपाइल टाइम चेक होता है, मान लो आपने कोड लिखा कि क्लास का नाम लेके ऑब्जेक्ट बनाना, कोई क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बनाना, मान लो क्लास का नाम एग्जांपल में बफर रीडर या फाइल रीडर मैंने लिखा, ठीक है, फाइल रीडर और एफ इज इक्वल टू, या इनपुट स्ट्रीम रीडर लिखा, ठीक, इनपुट स्ट्रीम रीडर इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये क्लास आपने लिखी क्योंकि ये क्लास जहां पे भी यूज करोगे तुरंत कंपाइलर बताएगा कि एक्सेप्शन हैंडल, कंपाइलर खुद बताएगा कि एक्सेप्शन हैंडल करो, ये एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन है, इसको बिना हैंडल के नहीं लिख सकते। क्यों? उसका रीजन होता है क्योंकि इस केस में जहां फाइल रीड आउट कर रहे हो वहां पे एक्सेप्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कंपाइलर भी फोर्स करता है कि नहीं आप यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करो, अगर कहीं फाइल नहीं मिली, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है। अगर फाइल नहीं मिली, मान लो जिस फाइल को आप रीड करना चाह रहे हो वो फाइल डिलीट हो गई है, ठीक है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं, बहुत बार होते हैं, हो सकता है वो रिनेम कर दी गई वो फाइल, तो पता तो चले एटलीस्ट आपका कोड प्रॉपर्ली चल तो सके, अल्टरनेट पाथ दे दो उसका, कोई अदर फाइल दे दो। तो इस तरीके से कंपाइलर खुद फोर्स करता है कि आपको हैंडल करना, अगर ये क्लास यूज करनी है तो आपको ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उस टाइप कैटेगरी की जो एक्सेप्शन होती है वो चेक्ड एक्सेप्शन में आती है, ठीक है। अनचेक्ड एक्सेप्शन में वो आती है जिनको आपको कंपाइलर फोर्स नहीं करता है कि आपको यहाँ पे ट्राई कैच लगाना है या नहीं लगाना है, आप सिंपली यूज कर लो, बाद में जब कोई एक्सेप्शन आएगी तो बाद में एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से, तो वहां पे चेक्ड एक्सेप्शन कौन कौन होती है वो मैं बता दूं। देखो आप अगर रन टाइम का पार्ट देखें, ये 1 नंबर, ठीक है, इसको 1 नंबर बोलते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन प्लस ये 2 नंबर, ठीक है। तो 1 + 2, इसको अगर देखें तो ये हमारा क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है, अनचेक्ड
एक्सेप्शन है। ठीक, मतलब इस मैंने इसके नीचे ब्रांचेज बनाई है, ठीक है, इसके नीचे भी ब्रांचेज बनी है। इसका मतलब है कि रन टाइम जो क्लास रन टाइम एक्सेप्शन जो भी होगी, ये पेरेंट होगी किसी की ना, ये सारे चाइल्ड है इसके। तो रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर जितनी भी एक्सेप्शन आती हैं वो सारी की सारी अनचेक्ड एक्सेप्शन में है, और इरर कैटेगरी की जो भी एक्सेप्शन आती हैं, इरर आती हैं, वो सारी भी अनचेक्ड में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ भी बता है वो चेक्ड है। तो उसके अलावा क्या बच रहा है, एक्सेप्शन के अंदर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, थर्ड वाला। तो इसके अंदर आयो के अंदर जितने भी ब्रांचेज है, मान लो अभी मैंने पूरा बनाया नहीं, इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। तो इसके अंदर जितनी भी ब्रांचेज हैं, ठीक है, वो सारी की सारी क्या आती हैं, चेक्ड में आती हैं। ये मतलब एक इमेज बना लो, दिमाग में इमेज बसा लो कि पहले थ्रोवेल हो गया, एक्सेप्शन हो गया, एरर हो गया है, एक्सेप्शन के अंदर नीचे आएंगे रन टाइम एक्सेप्शन आ जाता है। लेकिन रन टाइम एक्सेप्शन और एक्सेप्शन के बीच में जो लाइन है, उसमें जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी चेक्ड है, ठीक है। ये चीज मुझे बतानी थी यहाँ पर, ठीक है। अभी हम मेरे पास जितनी भी एक्सेप्शन हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको, और उसे नोट कर लोगे तो कुछ एक्सेप्शन को भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि जरूरत पड़े उनको यूज कर सको। हाँ, तो मैंने कहा रन टाइम एक्सेप्शन हो गया, और क्या कहते हैं, हाँ, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन हो गया। एक हम और भी कह सकते हैं इसको ही, अगर और कैटेगरी बनाना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ फुली चेक्ड एक्सेप्शन होती है, कुछ पार्शियल चेक्ड एक्सेप्शन। तो फुली चेक्ड किनको कहेंगे, अब देखो ये जो क्लास है इसके अंदर अगर हम कहें कि इस लाइन के अंदर जो कुछ भी है वो फुली चेक्ड एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई अनचेक्ड है ही नहीं ना, इसके अंदर तो सारे ही के सारे चेक्ड हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, फुल चेक्ड एक्सेप्शन, फुली चेक्ड एक्सेप्शन। बट अगर एक्सेप्शन की बात करें इस क्लास की, इस क्लास की है ना, ये फोर्थ नंबर की इस क्लास की बात करें, तो इसके जो चाइल्ड है, इसके चाइल्ड में अगर देखा जाए तो इसके चाइल्ड में कुछ चेक्ड भी आ रहे हैं और इसके चाइल्ड में कुछ अनचेक्ड भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये एक्सेप्शन क्लास है, ये पार्शियल चेक्ड है, पार्शियल चेक्ड है, ठीक है। इसको आप कह सकते हो कि पार्शियली चेक्ड एक्सेप्शन है, और इसको आप फुली चेक्ड कहोगे, ठीक है। इस ब्रांच के अंदर जितनी भी आएंगी वो फुली चेक्ड होंगी। और जो इसके अंदर है वो तो अनचेक्ड है ही, वो तो चेक्ड ही नहीं है ना ऑलरेडी से, इसको थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया ना। तो ये तो सारी अनचेक्ड है, ठीक है, ये भी अनचेक्ड है, तो इसको तो जोड़ी नहीं, पार्शियल में आएगा नहीं। तो ये चीज याद रखना। अगर थ्रोवेल की बात करें, थ्रोवेल में क्या है, पार्शियल चेक्ड है, ठीक है, इस तरीके का है। तो ये दो हो गए। ये तो मैंने बता दिया है, और पता, अच्छा, ये भी बता गया, हो गया। अब हम डायरेक्ट उस पर जा सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं, रिटर्न, अच्छा। हाँ, अब मतलब हम लोग प्रॉपरली, मतलब थ्योरी पार्ट जो था सारा कुछ लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपरली एक्सेप्शन हैंडलिंग पे जा सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम कोड सिस्टम के थ्रू बताते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें हो जाएंगी इससे। आपको मैं वो चार्ट दिखा देता हूँ जो मैंने दिखाना था, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, सबसे टॉप पे जो है, कहाँ गया टॉप भाई, हाँ, इतना ही दिखा पाएंगे। तो ये जो सबसे टॉप है ये थ्रोवेल है। थ्रोवेल क्लास जो है सबसे पेरेंट है, सभी का पेरेंट है। इसके नीचे एक्सेप्शन है, इसके नीचे एरर है। तो एक्सेप्शन और रन टाइम के बीच में जो ये ब्रांच गई है, ये हमारी सारी क्या है, चेक्ड वाली है, ये सारी चेक्ड है। जैसे कि आईओ एक्सेप्शन हो गया, एसक्यूएल मतलब डेटाबेस से रिलेटेड, जब भी आप एसक्यूएल क्वेरी क्रिएट करेंगे, है ना, डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए है एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गया, आईओ एक्सेप्शन हो गया, सर्वलेट
सर्वलेट के बेसिस पे जो होता है वो एक्सेप्शन हो गया। आईओ में आईओ एक्सेप्शन हो गया। फाइल नॉट फाउंड, मैंने बताया फाइल नॉट फाउंड हो सकता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के एक्सेप्शन हैं वो आईओ पैकेज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चेक्ड एक्सेप्शन है। रन टाइम एक्सेप्शन में एरिथमेटिक एक्सेप्शन जो मैंने 0/10 किया था उस तरीके के एरिथमेटिक एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन मतलब ऑब्जेक्ट आपने बनाया बट वो ऑब्जेक्ट बन नहीं पाया, डॉट फिर मेथड कॉल कर दिया, तो नल के साथ मेथड कॉल जब भी करोगे तो नल पॉइंटर ही आएगा, ठीक है। इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मतलब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन वो होता है जैसे कि एरे में पढ़ रहा था, एरे में अगर मान लो मैंने आपको बताया भी था कि एरे का साइज मान लो 10 है, ठीक है, और आप 11 पे चले गए, आई इंडेक्स इज इक्वल टू 11 पे पहुंच गए और एरे 11 इज इक्वल टू फिर 10 कर कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, मान लो 20 डाल रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा 11 इंडेक्स है ही नहीं जब, और आप 11 इंडेक्स पे वैल्यू कुछ फिल कर रहे हो तो इसका मतलब आउट ऑफ बाउंड, मतलब बाउंड से आप बाहर जा रहे हो, ठीक है। नाम बहुत कुछ डिफाइन करता है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो गया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो गया, ये एरे से रिलेटेड है, ठीक है। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो सकता है, इसी प्रकार इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन मोस्टली आता है कि पैरामीटर ही आप गलत दे रहे हो, ठीक है, आर्गुमेंट गलत दे रहे हो, ठीक है। और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन मतलब कि आप नंबर एक कोई भी मान लो आपने इंटीजर डॉट पार्स इंट किया, मैंने लेक्चर बता दिया आपको, पार्स इंट किया, बट पार्स इंट के अंदर मेथड के अंदर तुमने डाल दिया कुछ करैक्टर, मान लो आर ए जे राजू डाल दिया, तो भाई राजू को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं हो सकता है ना। तो इस टाइप की तरीके से आपको नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी इरर्स में आती है, लिंकेज इरर हो गया, सर्सन इरर हो गया, वर्चुअल मशीन इरर हो गया, वेरीफायर इरर हो गया, ठीक है। और आउट ऑफ मेमोरी इरर जो मैंने बताया था, मेमोरी लीक का प्रॉब्लम आता है। स्टैक ओवरफ्लो, आपने कोड ऐसा कुछ लिख दिया जो कि मतलब चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है, मतलब एक तरीके से इनफाइनाइट लूप बना दिया कोई आपने, ठीक है, तो सारी मेमोरी फुल हो जाएगी, स्टैक आउट ओवरफ्लो आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेथड कॉल वो बार बार मान लो एक साइक्लिक मेथड कॉल हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया जब भी कोई मेथड कॉल होता है तो स्टैक बनता है, तो वो स्टैक में भरता जाएगा, स्टैक फुल हो जाएगा, ठीक है, तो स्टैक ओवरफ्लो आ जाएगा। तो इस तरीके की ये सारी एक्सेप्शन हायरार्की होती है, ठीक है। एक दो चीजें हम सिंपल दिखाते हैं आपको कि मैसेज कैसे चलता है, ठीक है। अगर हम इसको इसकी जगह पे यहाँ पे डालते हैं पैकेज, ठीक है, इसके अंदर हम बनाते हैं सॉरी मैं पैकेज क्या प्रोजेक्ट बनाने लग गया, एक्सेप्शन टेस्टर बनाते हैं, ठीक है। ये मान लो वही जो मैंने केस आपको बताया था कि हमने क्या करना है, हाँ सही दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ना कि आपने एक इंट x इज इक्वल टू 0 लिया, ठीक, फिर इंट y इज इक्वल टू x बाई 2 कर दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है। इसके बाद में आपने सिस आउट लगाया, ठीक है। सिस आउट में क्या किया आपने, सिस आउट लगाया और आपने यहाँ पे कुछ y को प्रिंट कराना चाहा, ठीक, ऐसे करके ऐसे कोड लिख दिया, ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटी है एक्सेप्शन आने की, तो मैं इसको रन करता हूँ, नहीं सॉरी मैं उल्टा कर दिया मैंने, कोई भी एक और मैं ले लेता हूँ वेरिएबल, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन y इज इक्वल टू कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 5 है, ठीक, y इज इक्वल टू 5 ले लिया, और यहाँ पे मैं z ले लेता हूँ, ठीक है, z इज इक्वल टू y बाई x, ठीक है, ये है। और z को यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आप देखो, ये मैं जो भी है ये एक्सेप्शन का नाम दिया एरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है, डिवाइड बाई 0 है, ठीक है। और इसके बाद में ये दिया गया कौन सी कहाँ पे है, टेस्टर क्लास है, टेस्टर क्लास के अंदर एक्सेप्शन टेस्टर, ये
एक्सेप्शन टेस्टर क्लास है, उसका मेथड कौन है, मेन मेथड है, ये मेन मेथड है। और उस पे जो है ये लाइन नंबर कौन सी है, 9 है, जो मैंने बताया था आपको, बिल्कुल वही है एज इट इज। लाइन नंबर 9, ये देखो, ये 9 नंबर पे एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है, ये है। अगर आप एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास टेस्ट 1, ठीक, ऐसे ही बनाता उल्टा सीधा, सिर्फ मुझे एक्चुअली कुछ और दिखाना है। M1, ठीक है, M1 मेथड है, वॉइड रिटर्न कर रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपने कुछ, मान लो यही जो कोड था, इस कोड को आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। या इसके अंदर मान लो एक और मेथड था, वाइड M2 मेथड था, ठीक। इसके अंदर एक काम और करते हैं, एक क्लास और बना लेते हैं, क्लास जो मैंने दिखाया था ना वैसे ही मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, इसलिए test2 कर देता हूँ और उसके अंदर मेथड 2 बना देते हैं, ठीक है। ये 3 क्लासेस मैंने बना दी। ये वाला जो कोड है एक्चुअली मैं इसमें डालूंगा, इसके अंदर डालूंगा मैं, ठीक, M2, और test2 को हम यूज करेंगे इस मेथड के अंदर से, ठीक। न्यू test2 का ऑब्जेक्ट बनाया और test2 जो है हमारा डॉट M2 मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है। इसको अंदर से अब हम test1 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसके यहाँ पे, ठीक, इक्वल टू न्यू test1, और test1 जो है हमारा डॉट M1 मेथड कॉल किया, कुछ भी ऐसे ही प्रिंट करा दो, इंड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे थे ना, यहाँ पे स्टार्ट प्रिंट करा दो, ठीक, M1 ऐसे करके इंड M2। ये हमारी क्या है, एक तरीके से लॉगिंग लगाते हैं हम लोग, मोस्टली जब स्टार्ट और इंड मेथड होता है तो ये करते ही हैं, ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि इससे पता चल जाता है फ्लो हमारा कहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक, अगर नहीं भी एक्सेप्शन हैंडल है, ठीक है, प्रॉपरली ऐसे करके। तो अब हमें फ्लो पता चल जाएगा, जिससे कि कुछ लाइनें भी प्रिंट हो ना, आपको जो मैं दिखाना वो चीज़ क्लियर हो जाए एक्चुअली आपको भी। यहाँ पे अब देखो एक्सेप्शन कहाँ पे आकर हुई, जो मैंने आपको बताया था, कौन सी क्लास में आकर हुई है, test2 के अंदर M2 मेथड होगा वहां पे आकर हुई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्सेप्शन का उसने नाम दिया, जो मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन का नाम दिया, उसका नाम एक्सेप्शन क्या है वो बता दिया, रीजन बताइए, डिवाइड बाई 0 है। इसके बाद में उसने दिया टेस्टर, test2 क्लास है कोई, ये test2 क्लास है जिसका मेथड M2 है, ये मेथड M2 है, उसमें एक्सेप्शन आया है 6 लाइन पर। तो यहाँ पे देखो 6 लाइन है ना, 5 6, इस लाइन पर एक्सेप्शन आया जो कि वो बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है। फिर नीचे एरर की जाएगी, ये एंट्री स्टैक से रिमूव हो जाएगी, फिर आ जाएगा यहाँ पे फ्लो। इसमें फिर बोल रहा है कि test1 है, जो test1 क्लास है उस पर M1 जो मेथड है, ये M1 मेथड है, उस पर एक्सेप्शन आया हुआ है लाइन नंबर 15 पर। तो ये लाइन नंबर 15 है, यहाँ पे एक्सेप्शन आया हुआ है, ठीक है। इसके नीचे का स्टेटमेंट देखो कोई भी प्रिंट नहीं किया, क्यों, क्योंकि नॉर्मल फ्लो है ही नहीं ना, यहाँ पे भी हम ये प्रिंट नहीं किया, यहाँ पे भी देखो इंड नहीं प्रिंट किया उसने, ठीक। और यहाँ पे भी, अब यहाँ पे आया फिर नीचे आया ये लाइन, यहाँ पे एक्सेप्शन टेस्टर क्लास है, जो कि एक्चुअली है भी एक्सेप्शन टेस्टर क्लास, जिसमें मेन मेथड है, ये मेन मेथड है। इसके बाद में 26 नाइन नंबर है, वहाँ पे एक्सेप्शन आया हुआ है। तो test1 जो आपने tester1 डॉट M1 कॉल किया तो उसी फ्लो में एक्सेप्शन आया, इसलिए इसका नाम देखो दे रहा है, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये आपने देख भी लिया, अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके नीचे वाली लाइन यहाँ पे भी नहीं प्रिंट की, क्योंकि अब नॉर्मल फ्लो था हमारा ना, अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट अकर हुआ है,
जो कि हमारे इफेक्ट कर रहा है नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को। ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मल फ्लो जो था वो हमारे प्रॉब्लम नॉर्मल फ्लो को इसने एक तरीके से अब नॉर्मल कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब हम एक काम करते हैं, ट्राई कैच। मैंने जो बताया ना एक्सेप्शन को हैंडल, अब मुझे पता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कोड, इस ब्लॉक ऑफ कोड को, इस कोड को, इस नंबर, ये नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे जितनी भी हो, अभी तो एक ही लाइन है, तो इस लाइन को हम चाहें तो इस दोनों लाइन को, इन दोनों लाइन को ट्राई और कैच बना के ये यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे कोई एक्सेप्शन को प्रिंट करा लेते हैं कि एक्सेप्शन आए क्या, क्योंकि प्रिंट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दो एक्सेप्शन, ठीक है, प्लस ई, प्रिंट करा दिया आपने, ट्राई कैच टेस्टर 1, बिल्कुल ठीक है। ये एक्सेप्शन यहाँ पे मैंने बोला कोई ना कोई क्लास देनी होगी एक्सेप्शन की। अभी हमने पैरेंट क्लास, पैरेंट क्या होता है, थ्रोवेल होता है, बट थ्रोवेल से जस्ट नीचे हमारा पैरेंट मोस्टली इसी को बोलते हैं, एक्सेप्शन ही हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं क्लियर है कि कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है तो डायरेक्ट एक्सेप्शन ही लिखो। यहाँ पे आपको नहीं पता है कि यहाँ पे एरिथमेटिक एक्सेप्शन है या कौन सी है, तो आप यहाँ पे एरिथमेटिक भी लिख सकते हो, क्योंकि एरिथमेटिक यहाँ पे ये, तो आपको पता नहीं है ना अभी कि एरिथमेटिक एक्सेप्शन है, बट यहाँ पे देखा जाए तो एक्सेप्शन कौन सी आ रही थी, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो इस क्लास को उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर दो तो ये एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। अगर कोई गलत क्लास डाल दी जो कि उसको नहीं ऑब्जेक्ट बनता है ना, मैंने बोला ना कि लास्ट जहाँ एक्सेप्शन अकर होगी उस टाइप के एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसको होल्ड करने वाली, अगर उसकी पेरेंट अगर कोई क्लास यहाँ डालोगे तो श्योर है उसका ऑब्जेक्ट होल्ड कर लेगा। मैंने पॉलीमॉर्फिज्म बताया हुआ आपने को। ठीक है, जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के टाइप के रेफरेंस में होल्ड रेफरेंस में असाइन कर सकते हैं, मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के टाइप के रेफरेंस, जो टाइप का जो कोई भी वेरिएबल है उसमें असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वही है यहाँ पे। यहाँ पे आप चाहें तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन डाल दें, या फिर आप चाहें तो इससे बड़ी कोई एक्सेप्शन बता दें। एरिथमेटिक से बड़ी क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन, चाहे तो यहाँ पे रन टाइम डाल दें। ठीक है, कंट्रोल जेड करो यार, गलत कर दिया। हाँ, चाहे तो यहाँ पर रन टाइम, क्योंकि एरिथमेटिक रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर आते हैं, आप चाहे ग्राफ को देख लेना। ठीक है, तो रन टाइम यहाँ डाल दोगे तो भी हैंडल कर लेगा, बट आप एक्सेप्शन डाल दोगे तो भी हैंडल कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा ब्रांच में चले गए ना, एक्सेप्शन और रन टाइम के बीच की ब्रांच थी आईओ एक्सेप्शन, अगर यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन डाल दिया तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि एक्सेप्शन कौन सी क्लास डालनी है कौन सी नहीं डालनी। ठीक, अभी आप चाहें तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन ही यहाँ पे डाल दो, या फिर आप चाहो तो चाहे क्या, मतलब एरिथमेटिक ही रखते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा इससे। अब मैंने हैंडल कर लिया, अब रन कराते हैं। तो अब क्या होगा, ये वाली लाइन भी प्रिंट होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैच लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया उसको। एक्सेप्शन अकर होगी, इस कैच की, कैच क्या करेगा, उसको कैच कर लेगा और यहाँ से ना फ्लो, इसके आगे जैसे ही कैच कर लेगा इसके बाद का जो जितनी लाइनें होंगी वो नॉर्मली प्रिंट होती रहेंगी, मतलब एग्जीक्यूट होंगी। अब आपका फ्लो नॉर्मली चलेगा। ठीक है, अब नॉर्मल नहीं चलेगा, बट लेकिन आपने एक्सेप्शन को हैंडल करने में बहुत देरी कर दी। कैसे देरी कर दी, एक्चुअली एक्सेप्शन आ रही थी यहाँ पे, आप हैंडल कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअली जहाँ पे एक्सेप्शन आने के केसेस होते हैं तो वहीं एक्सेप्शन हैंडल की जानी चाहिए यहाँ पे, जिससे कि ये भी प्रिंट हो सके, ये भी मेथड पूरा एग्जीक्यूट हो सके, ये भी पूरा एग्जीक्यूट हो सके, और ये भी नीचे एग्जीक्यूशन चल सके प्रॉपरली। ठीक है, तो ये तरीका अभी हम ऐसे चलाते हैं तो यहाँ मेन तक तो आएगा बट उसके नीचे प्रॉपरली रन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्सेप्शन को हमने हैंडल कर रखा है, तो एक्सेप्शन का नाम दिया एरिथमेटिक एक्सेप्शन, और पूरा ट्रैश नहीं दिया बाई जीरो। ठीक है, पूरा ट्रैश नहीं दिया अभी उसने, तो आप इससे पता नहीं लगा पाओगे एक्सेप्शन एक्चुअली अकर कहाँ हुई थी। ठीक है, तो इससे अच्छा है यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे डायरेक्टली ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दो। एक्चुअली प्रिंट स्टैक ट्रेस रिटर्न करता है वाइड। ठीक है, ये वाइड रिटर्न करता है, तो इसको आप इस प्रिंट एलन के अंदर नहीं यूज कर सकते हो। प्रिंट एलन के अंदर वही चीज यूज हो सकती है जहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप हो रहा हो ना, वही मेथड कॉल कर सकते हो। अब देखो ये पूरा ट्रेस प्रिंट कर रहा है। ठीक है, एक्सेप्शन कहाँ कर हुई, टेस्टर 2 में, टेस्ट 1 के अंदर फिर गया, फिर बाद में मेन में आया, मेन में हमारा एक्सेप्शन हैंडल थी इसलिए इंड M2 प्रिंट हुआ है। ठीक,
इन डम2 इसीलिए ये वाली लाइन प्रिंट हुई है। ये होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपरली। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। बहुत अभी चीज़ें हैं बताने को और बहुत सारी प्रैक्टिस करने को भी है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना हो सके करते रहें और लोगों तक पहुंचाएं मेरे चैनल को। ठीक है, मिलते हैं, बाय।